नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां परिवहन विभाग ने 3 महीने पहले मर चुके व्यक्ति का लर्निंग लाइसेंस बना दिया। परिवहन विभाग ने दावा किया था कि अब लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह फेसलेस और ऑनलाइन हो गई है, यानी सब कुछ तकनीक के हवाले है, जहां ना दलालों की जरूरत है और ना ही अफसरों की मर्जी। लेकिन सुदर्शन न्यूज के पास जो मामला सामने है, उसने इस पूरी डिजिटल व्यवस्था की नींव हिला दी है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हमारे पास एक ऐसा लर्निंग लाइसेंस है जो एक मृत व्यक्ति के नाम पर जारी हुआ, और वो भी उसकी मौत के 3 महीने बाद। जरा सोचिए, फेसलेस प्रक्रिया में सिस्टम यह जांचता है कि आवेदक पलके झपका रहा है या नहीं, मुस्कुरा रहा है या नहीं। यानी यह टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि यह तय हो सके कि सामने जीवित इंसान ही बैठा है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि एक मृत व्यक्ति ने ये सब कैसे किया? क्या सिस्टम को फर्क नहीं पड़ा कि स्क्रीन के सामने कौन है? क्या फेसलेस कहकर एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया गया है जो जिंदा और मुर्दे में भी फर्क नहीं कर पा रहा? परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये ऑटो अप्रूवल सिस्टम है, किसी भी अधिकारी का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए कोई भी आवेदक परिवहन.gov.in पर जा करके ऑनलाइन आवेदन करे। आवेदन करते ही उसको सारे विकल्प आते जाएंगे, फीस जमा करे। उसके बाद एक ट्यूटोरियल आएगा, ट्यूटोरियल पढ़ने के बाद ऑनलाइन टेस्ट दे। ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद अगर वो पास हो जाता है तो पास होते ही उसका ऑटो अप्रूवल हो जाता है। उसको अप्रूवल से मतलब ऑटो अप्रूवल ये है कि परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो स्वयं सॉफ्टवेयर से उसको लर्नर लाइसेंस ऑटो अप्रूव होकर के फिर वो प्रिंट करा करके निकाल सकता है। अच्छा, ऐसा है कि जो व्यक्ति आवेदन करता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ना बैठे, कोई दूसरा व्यक्ति बैठे उस पे अपने? देखिए, एक बार यहाँ पे लखनऊ में एक शिकायत आई थी कि किसी ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस लर्नर लाइसेंस बन गया था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसकी ये बात हम लोग मुख्यालय लेवल पे, शासन लेवल पे उठाए। तो सॉफ्टवेयर में प्रोविजन ये किया गया कि जो भी जिस व्यक्ति का भी इस तरह का लर्नर लाइसेंस बने तो उसमें आंखें ब्लिंक होनी चाहिए और स्माइल आनी चाहिए। तो कम से कम इससे इंश्योर हो जाएगा कि जो व्यक्ति लर्नर लाइसेंस प्रक्रिया में लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है वो लर्नर लाइसेंस की प्रक्रिया में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसको इंश्योर किया गया है। अगर सिस्टम खुद तय कर रहा है कि कौन पास होगा और कौन फेल, तो ये भी तय होना चाहिए कि गलती पर जवाबदेही किसकी होगी। यह मामला सिर्फ एक लर्निंग लाइसेंस का नहीं है, यह उस सोच का नतीजा है जहां यह मान लिया गया कि तकनीक सब कुछ कर लेगी, बिना इंसानी विवेक के और बिना समीक्षा, बिना जिम्मेदारी के। परिवहन विभाग ने अपनी ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया, जिससे आवेदकों को अनावश्यक आरटीओ कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। वहीं दूसरी तरफ सुदर्शन न्यूज के पास एक ऐसा लर्निंग लाइसेंस बन के आया जिसमें दलालों के नेक्सस की तकनीकी जानकारी और उनके नेक्सस की जड़ें कितनी लंबी हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का लर्निंग लाइसेंस इशू हो गया। जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति के लर्निंग लाइसेंस इशू होने के 3 महीना पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रक्रिया के अनुसार आखिर लर्निंग लाइसेंस की जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार आवेदक को ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। टेस्ट पास होने के बाद ही लर्निंग लाइसेंस जारी होता है। ऐसी स्थिति में किस व्यक्ति ने आवेदक की जगह पर उस जो पूरे प्रोसेस है उसमें भाग लिया और उसके बाद लर्निंग लाइसेंस इशू हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब सुदर्शन न्यूज ने जिम्मेदार अधिकारियों से इस बात करनी चाहिए तो उनका साफ कहना था कि ऑनलाइन सेवाओं में अधिकारियों का किसी भी तरह से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आवेदक की किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं कर सकते। बेहद फुल प्रूफ कहे जाने वाले एनआईसी के सर्वर पर जो एक दलालों के नेक्सस ने सेंधमारी शुरू कर दी है, ये बड़ा प्रश्न जरूर उठता है कि आवेदक के जो प्रपत्र सर्वर पर अपलोड किए जाते हैं, एनआईसी के सर्वर पर जो अपलोड किए जाते हैं, वो कितने सुरक्षित हैं या उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। फिलहाल इन सारे प्रश्नों के जवाब अभी भी समय के घर में छुपे हुए हैं। कैमरामैन ललित के साथ संदीप मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। सीतापुर से इस पूरे कांड ने यह साफ कर दिया है कि फेसलेस सिस्टम अब फेल सिस्टम में बदलता जा रहा है, जो न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ा रहा है बल्कि यह भी साबित कर रहा है कि डिजिटल इंडिया की कुछ खामियां अब अपराधियों के लिए मौका बन चुकी है। क्योंकि अगर सिस्टम मरे हुए लोगों को भी जिंदा मान ले तो फिर इस सिस्टम पर जिंदा लोग कैसे भरोसा करेंगे। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद जिले से है, जहां कमालगंज थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम सांप्रदायिक तनाव का मामला सामने आया, जहां देवरनिया निवासी सुमित और नितिन आजाद नगर में एक मोमोज स्टॉल पर खाना खा रहे थे। तभी हनीफ नाम के युवक उनके बीच से निकलने लगा।
युवकों द्वारा टोकने पर हनीफ ने गाली गलौज शुरू कर दी और कुछ ही देर में कमरुद्दीन, निसारुद्दीन, नूर आलम समेत दर्जनों लोगों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद जिहादी भीड़ ने सुमित और नितिन की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं जान बचाने के लिए दोनों पड़ोस की एक दूध डेयरी में भागे, लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। उपद्रवियों ने डेयरी में घुसकर मारपीट की और मशीनों में तोड़फोड़ कर दी। डेयरी मालिक सत्यपाल ने बताया कि डेयरी को 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, साथ ही लूटपाट का आरोप भी लगाया है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पाल लोगों के 2 बच्चे थे, उनका मारपीट हुई, मुसलमानों से भाग के मेरी डेयरी में घुस गए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या बढ़ गई कि हम लोग जो है अपने बचाव के कारण हम छत पे भाग गए। जब समस्या समाधान हुआ थोड़ा बहुत, तो हम नीचे उतर आए तो हमारी डेयरी की मशीनें और प्लस दूध और पैसे सब गायब थे। लगभग समथिंग 1.5 लाख रुपए था उसमें। मशीनों की जो कीमत है वो लगभग क्या रही होगी? मशीनों की कीमत लगभग होगा 2.5 लाख लोग। कितनी संख्या में लोग जो हैं वो आए थे? लगभग कितनी संख्या में थे? लगभग 150-200 आदमी थे। 150-200 आदमी थे और कुछ हथियार वगैरह भी थे उनके पास? लाठी डंडे थे। लाठी डंडे और ईंटा पत्थर फेंके तो मेरे डेयरी के सामने पड़े थे। कुछ लोगों के चोटें भी आई हैं क्या? हाँ, दो बच्चों को चोटें आई हैं, सुमित और का नाम नितिन पाल। तो थाने में तहरीर दे रहे हैं आप? थाने में तहरीर दे रहे हैं। नितिन पाल। कहाँ रहते हैं? देवरामगढ़। मारपीट हुई थी, क्या पूरा प्रकरण है? हम लोग फिंगर खा रहे थे, वहाँ पे से बीच में साइड में जगह थी तो हम लोग फिंगर खा रहे थे। वो कह रहे थे कि हम बीच से निकलेंगे। उनका एक बड़ा भाई आया, उसने बोला यहीं से निकलेंगे, वो धमकी देने लगा। इतने में उसने क्या हुआ, हाथ चला दिया। हम लोगों ने भी फिर हाथ चलाया। फिर इतने में क्या हुआ, वो अपने और भाइयों को बुला के लाया, फ़ोन की। उतने में उनके गाँव से सारे लोग आने लगे, हम वहाँ पे अकेले पड़ गए। इतने में हमने अपने बचाव के लिए भागे तो डेयरी वालों के लिए यादव लोगों के पास उनके वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बताया तो उन लोगों को भी बहुत पीटा है उनके गाँव वालों ने। हम बड़ी मुश्किल में भागकर अपने गाँव की तरफ निकले। अगली खबर यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद से है, जहां शर्मनाक खबर से सामने आ रही है, जहां पढ़ाई करने मदरसे में गई एक नाबालिग मासूम से मदरसे के मौलवी सद्दाम हुसैन ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद किसी तरह अपने घर पहुंची नाबालिग पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती बताई तो उनके होश उड़ गए। वहीं गुस्साए परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी मौलवी के विरुद्ध लिखित शिकायती पत्र देते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलवी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है और पूरे मामले में जांच जारी है। कल दिनांक 31 मई को थाना नई मंडी में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनकी बच्ची को एक मौलवी द्वारा पढ़ाने के बहाने एक मदरसे में ले जाकर के उसके साथ गलत काम किया गया है। इस तहरीर पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पॉक्सो तथा बलात्कार और अन्य संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और नाबालिग के साथ ऐसे गंभीर अपराध का संज्ञान लेते हुए तुरंत थाना नई मंडी द्वारा टीम बनाकर गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई और 24 घंटे के भीतर अभियुक्त सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र की एक खबर है, जहां यकूतगंज के कबाड़ी व्यापारी की गुमशुदगी का मामला अब संगीन होता जा रहा है। 14 दिन से लापता व्यापारी सुनील की खोज न होने पर परिजनों ने सड़क जाम कर जबरदस्त हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि सुनील को 19 मई को मलिक सोरिस और खालिद नामक युवक जबरन उठाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही शव को भी गायब कर दिया गया। सुनील के भाई बॉबी ने चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दरोगा आरोपियों से मिला हुआ है और उन्हें जानबूझकर भागने में मदद कर रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। परिजनों का कहना है कि अगर 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका नाम बॉबी है साहब। क्या मामला है? क्यों जाम लगा रखा है आज आपने? जाम लगा रखा, मेरा भाई तो 19 तारीख से गायब है। कितना बड़ा है? हमसे बड़ा है साहब, 33 साल उम्र है उसकी। कब से गायब है? आज 19 तारीख से गायब है साहब। 29 तारीख से? तो 19 तारीख से। तो क्या गुमशुदगी लिखवाई थी? क्या लिखा है? नहीं, नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई साहब। नाम दर्ज रिपोर्ट मारते हुए सब कुछ, मतलब तभी हमने नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई। सीओ साहब के पास भी गए थे हम, तो एक बार जब उन्होंने सुनवाई नहीं की दोबारा फिर गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने दूसरे दिन फिर वो आए खुद ही छानबीन करके गई। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर साहब ने भी पैसा खाया, हमारी चौकी भी पैसा खाया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कौन सी चौकी? याकूतगंज चौकी पे। बहुत
ऐसे आते हैं, समझा देते हैं, ढूंढ रहे हैं, इतना करके चले जाते हैं बस। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितना पहुंच चुका बहुत ज्यादा वहाँ पे। लगभग गरीब आदमी है, हमारे कोई सुन नहीं रहा। लगभग कितना रुपया ले चुके हैं? कितना रुपया लिए? हम चले लिए, उन लोगों लिए मुस्लिम को पैसे लिए। मतलब कितने रुपए ले लिए दरोगा जी ने? हम से कम 5 लाख रुपए खा चुके हैं, हम से कम को 5 लाख रुपए खा चुके हैं। नाम सर नहीं पता हमें। अच्छा, नहीं याकूत चौकी इंचार्ज का नाम नहीं मालूम। नहीं 29 तारीख का ढूंढा नहीं, कहाँ चला गया? हमने सब जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, गली सब में ढूंढ लिया हमने, हर जगह ढूंढे। सबने ढूंढ लिया, मिला नहीं? दुनिया खंडक सब में देख लिया हमने, कहीं नहीं मिला भैया मेरा। तो पुलिस बात की पुलिस सुन नहीं रही ना आपकी? पुलिस बिल्कुल भी नहीं सुन रही साहब। तो क्या लगा? शक किसके ऊपर है? शक किसके ऊपर है? शक किसके ऊपर है आप? शक मलिक, अली अहमद और क्या नाम उसका, सौरिक नाम है, और खालिद। तो ये नहीं, कोई रंजित नहीं साहब। मेरा भाई कबाड़े का काम करता था और जो कबाड़े वाले थे, तो कोई चीज लाया होगा उसने, मतलब पता है, मतलब तो उन्होंने इसीलिए हमारा मतलब उसका नाम कबूल दिया था। फिरोजपुर से बात हुई थी, वहाँ से कांटा मतलब चुरा कर, पता क्या हुआ मतलब पता नहीं। तो उसके बाद में मतलब उन लोगों ने तुमने मेरा नाम क्यों रख दिया? चीज बरामद हुई थी उसकी कबाड़े की दुकान पे, ठीक है, इसलिए उसने हमारा कह हमारा कि तुमने मेरा नाम क्यों रख दिया, तुमने मेरा नाम क्यों रख दिया। और मारते हुए लोगों ने देखा है वहाँ पे गाँव में। जिसका कांटा था क्या उसे कांटा मिल गया? हाँ मिल गया, उसका कांटा मिल गया। उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या लग रहा तो भैया को गायब कर दिया, क्या है? हमें ये लग रहा है, हमें लग नहीं रहा, पूरा हमें विश्वास हो चुका है, मेरे भाई को मार दिया गया है। किसके ऊपर शक रहा तुम्हारा? किसके ऊपर शक है? शक मलिक के ऊपर, अली अहमद और क्या नाम आले। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये जिलापुरी मोहल्ला, सारे लोग मुसलमान लोग हैं भाई, जिलापुरी मोहल्ले में रहते हैं। जयपुरी में रहते हैं? हाँ, जिलापुरी। पुलिस गई थी क्या? उन्होंने नाम कबूल किया था उसका कि हमने यहाँ बेचा था, मतलब और भी सामान बेचा होगा, पता नहीं क्या क्या बेचा होगा, मतलब और नाम न रख दे इसलिए हमारा। पुलिस पहुंची थी? पुलिस मिल गया था। यूपी के मथुरा के तीर्थ स्थल बरसाना से श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक होटल में शौचालय के गंदे पानी के बर्तन धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो गोवर्धन रोड स्थित बीके ब्रिजवासी फैमिली रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है, जिसे भूरा खान नाम का व्यक्ति हिंदू नाम से चला रहा था। आरोप है कि मुस्लिम संचालक अपने कर्मचारियों से टॉयलेट में बर्तन धुलवाकर उसी में श्रद्धालुओं को खाना परोस रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने भूरा खान और उसके भांजे को हिरासत में ले लिया है। होटल संचालक के खिलाफ संक्रमित भोजन परोसने, धार्मिक भावना से खिलवाड़ और बाल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं प्रशासन अब क्षेत्र के सभी होटलों और दुकानों की जाँच की योजना बना रहा है। यूपी के वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों और चंदौली की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। वाराणसी और चंदौली को जोड़ने वाला रिंग रोड अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि इससे न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि यूपी बिहार के लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है। चंदौली के पंचखेड़वा से वाराणसी के संदहा तक रिंग रोड का तीसरा चरण पूरा हो गया है। इससे चंदौली से वाराणसी एयरपोर्ट तक पहुंचना अब और भी आसान हो गया। लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही जनता में खुशी की लहर है। वहीं मौके पर पहुंची सुदर्शन टीम ने स्थानीय लोगों से बात कर उनकी प्रतिक्रिया भी जानी। मेरा नाम चंद्रमोहन सिंह है। चंद्रमोहन जी, चंदौली बनास को बड़ी बड़ी सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत बहुत बधाई हो, खास करके भाजपा सरकार को जिसने हम लोगों को ये रोड दिया। और सबसे बड़ी बात है कि चंदौली से बनारस हो, गाजीपुर हो, जौनपुर हो, ये हर जगह की दूरी कम करने वाला ये रास्ता है। जनता की काफ़ी दिनों से मांग थी कि ये पुल कब चालू होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी सौगात है डबल इंजन सरकार की। क्या इसके पहले भी ऐसा था कभी? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब ये काम दिख रहा था या तब था। चेयरमैन उत्तर प्रदेश सहकारी आवास देख रहे हैं कि मोदी जी की बहुत बड़ी सौगात है। ये चंदौली और वाराणसी काशी को ये ब्रिज जोड़ रहा है। काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत अच्छा मौका है, क्या कहना चाहेंगे? आज वो इंतजार की घड़ी खत्म और बनारस ही नहीं, पूर्वांचल के अलावा बिहार भी इससे जुड़ गया है। और जो भी हमारे ट्रकें थे, आवागमन का साधन था, जिसमें हमको बनारस से मुगलसराय तक जाने में घंटों लग जाता था, आज वो दूरी हम 15 से 20 मिनट में तय करेंगे। और यहाँ से जो भी ट्रकें हैं जो जाम में फंसी रहती थी, नो एंट्री का चक्कर था, जो सोनभद्र से गाजीपुर, जौनपुर,
बलिया के लिए जाती थी, आजमगढ़ के लिए जाती थी। आज उनका अवरोध खत्म हो गया और बड़े सुगम तरीके से वो अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। और जिनका जाम का जो नो एंट्री की वजह से जो हमेशा फंसे रहते थे, 9 बजे से 9 बजे रात तक इंतजार करना पड़ता, तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। ये हम सबको लिए बहुत ही सौभाग्य है कि प्रथम और द्वितीय चरण के बाद तीसरे चरण का इंतजार था। तीसरा चरण इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ये बिहार से जोड़ रहा था, सोनभद्र से डायरेक्ट जोड़ रहा, इधर आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर को जोड़ रहा था। आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है और हमको लगता है कि अभी बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि कल से पुल शुरू होने वाला है। वाराणसी से चंदौली के पचफेड़वा तक रिंग रोड बन के तैयार हो गया है। कैमरा में इसके दिखाएं, ये इस पुल को बन जाने से काफ़ी लोगों को लाभ होगा। पूर्वांचल और जो बिहार से आने वाले हैं पूर्वांचल में, उनको भी काफ़ी सहूलियत होगी, समय बचेगा। ये मोदी जी का बहुत बड़ी सौगात है चंदौली और वाराणसी जनपद के लोगों के लिए। ये पुल काफ़ी दिनों से लटका हुआ था, लेकिन एक पुल तैयार हुआ है, दूसरा अभी लेन बाकी है। लेकिन इस पर जो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं आएंगी, इस पर केवल छोटी गाड़ियाँ चलेंगी, बाइक चलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि योगी जी ने कहा था कि विकास दौड़ेगा। आज पूर्वांचल को बहुत बड़ा लाभ होगा इस पुल के बन जाने से। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रभारी वाराणसी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित 10 दिवसीय गंगा महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाई, जहां उन्होंने महोत्सव में गंगा आरती में शामिल होकर हरिहर गंगा सेवा समिति के सदस्यों को सम्मानित किया। साथ ही प्रयाग गौरव सम्मान से भी नवाजा गया। मौर्य ने स्थानीय सैनिकों को भी सम्मानित करते हुए कहा कि सैनिकों का सम्मान करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। मौके पर उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी हमेशा से सैनिकों की गरिमा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है, भव्य है, दिव्य है और प्रयागराज के गौरव गरिमा को बढ़ाने वाला है। मैं हरिहर गंगा आरती समिति के सभी पदाधिकारियों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन के तीनों जिलों के अध्यक्ष, यहाँ के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के माननीय सांसद और विधायकगण, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह निरंतर गंगा मैया की कृपा से प्रयागराज का विकास भी होता रहेगा। और यह आरती समिति का जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस आरती का हिस्सा बने, उसका हिस्सा भी बने। सैनिक और सैनिक के परिवारों को सम्मानित भी किया। देखिए, सैनिकों का सम्मान करना ये हमारे लिए गौरव की बात है। और जो हमारे पूर्व सैनिक और अनेक क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न विभूतियां हैं, उनका सम्मान हरिहर गंगा आरती समिति के द्वारा किया गया और वह सम्मान कराने का अवसर मेरे हाथों से किया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। यूपी के हरदोई पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिले की जेल का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने करीब 20 मिनट तक कैदियों की व्यवस्था का जायजा लिया और जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जेल निरीक्षण के बाद उन्होंने स्टेटस क्लब में लगी विकास प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही विकास प्रदर्शनी में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल पर मौजूद कर्मचारियों से संवाद करते हुए राज्यपाल ने प्रशासन से गुणवत्ता और सेवा में सुधार की अपेक्षा जताई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश भी दिए। बारिश का पानी आएगा तो मैम जब बारिश होती है तो मैम रोड्स पे जो स्कूल में करता है क्या मैम, ये हम लोग इनोवेशन रोड्स जो हम लोग के आजकल हैं उन पे ये इनोवेशन करेंगे कि जैसे जब स्कूल में करो ना। ओके मैम, आपकी इच्छा तो होगी मैम गन्ने की आग छीलने के लिए मशीन बनाई है, जैसे कि जब किसान गन्ने की आग छीलते हैं ऐसे तो उनके हाथों में लग जाती है। यूपी के गाजियाबाद के मोदी नगर शहर में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस प्रक्रिया को लेकर गलत अफवाहें फैलाने की खबरें सामने आ रही है। इस वजह से शहर की कुछ कॉलोनियों में मीटर लगाने का विरोध भी हो रहा है। मोदी नगर के अधिशासी अभियंता महेश उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से मुफ्त लगाए जा रहे हैं और ये पोस्टपेड मीटर है, ना कि प्रीपेड मीटर। उन्होंने कहा कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं वही इस तकनीक का विरोध कर अफवाह फैला रहे हैं।
ताकि उनकी चोरी छुपी रहे। अधिशासी अभियंता ने यह भी बताया कि इस भ्रम को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर शहर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जनता से संवाद कर सभी गलतफहमियों का समाधान करते हुए मीटर लगाने का काम पूरी शांति से पूरा किया जाएगा। बिजली विभाग की ओर से मीटर लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, और उनको लेकर कुछ लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं, जैसे कि प्रीपेड उन्हें बताया जा रहा है और जो पुराने मीटर उनसे ज़्यादा तेज़ चलने की अन्य बातें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, बताएं कुछ। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, मोदीनगर खंड के अंतर्गत स्मार्ट मीटर का काम पिछले 6 महीने चल रहा है। सबसे पहले हमने जितने हमारे फीडर हैं 33 kV के, 11 kV के, उन फीडरों से सब पे स्मार्ट मीटरिंग कराई है। फिर हमारे जो बिजली घर हैं, उपकेंद्र हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे SDO का ऑफिस है, JE का ऑफिसेज है, हमारा ऑफिस है, सब पे लगाए गए हैं। इसके अलावा इसके बाद फिर हमने जितनी सरकारी संयोजन जैसे थाने हैं, विकास खंड हैं, इस तरह के जितने कार्यालय हैं वहाँ पे लगे हैं। उसके बाद कंज्यूमर एंड पे मीटर लगाए जाने हैं। इसके साथ नेट मीटरिंग जो सोलर वाले लगा रहे हैं उन पे हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है। तो पूरे मोदीनगर खंड के अंतर्गत ये काम होना है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये प्रीपेड मीटर हैं, ये पोस्ट पेड मीटर ही हैं। जैसे आप अभी बिल देते हैं वैसे ही उस तरह का बिल भुगतान करेंगे। इससे बहुत फ़ायदा है आप लोगों को। एक तो आपको घर बैठे पूरी जानकारी मिलेगी कितना लोड आपका चल रहा है। आपकी ऐप पे ही सारी चीज़ दिख जाएगा, इस टाइम आपका कितना लोड चल रहा है। उससे आप अपना लोड का भी देख पाएंगे, मैंने यहाँ एनर्जी ज़्यादा फूकी है या कल कितनी फूकी थी, वो सब आपको दिख जाएगा। एक बात है, पारदर्शिता बिल्कुल अपने आप आ जाएगी। और एक बात, और जो मीटर रीडर होते हैं गड़बड़ करी जाती है, डिमांड कम डाल दी जाती थी, ज़्यादा डाल दी जाती थी, वो खत्म हो जाएगी। मीटर रीडरों का इंटरवेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो मीटर में मतलब एक तरह से जो छेड़छाड़ करते थे या जो करते थे वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी पैरामीटर हैं, वोल्टेज कितनी आ रही है, करंट कितना आ रहा है, लोड कितना चल रहा है, कितनी डिमांड गई, वो आपको अपने आप मोबाइल पर आपके दिख जाएगा। अच्छी बात है, ये घर बैठे सारी चीज़ जानकारी मिल रही है, आपको किसी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी है कि जिन उपभोक्ताओं ने सूर्य घर योजना के तहत जो सोलर लगवा रहे हैं, ये मीटर उसमें भी काम करेंगे। आपको अतिरिक्त मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मीटर वहाँ से लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ये मीटर फ्री लग रहे हैं, सिंगल पैसा किसी को नहीं देना है। किसी भी मीटर रीडर को, मतलब जो मीटर लगाने आने वाली एजेंसी है, कोई नहीं, उसको पैसा नहीं देना। लूमस नाम की एक कंपनी है जो मीटर लगा रही है, उसकी ID प्रूफ के साथ वो जाएंगे, सबको अपनी ID दिखाएंगे। उसके बाद ही आप एंट्री कराइए, उनसे पूछिए कहाँ से आए, वो अपनी ID दिखाएंगे, बताएंगे कि हम वेंडर हैं, हम ऑथराइजेशन लेटर भी उनको दे रहे हैं। जो पुराने मीटर सर, उनका क्या होगा? उन पुराने मीटर को हम अपने लैब में लेंगे, अपने लैब में जब्त करेंगे उन सब मीटर। जानकारी मिली है कि केबल भी चेंज किया जाए तो? हाँ, जो भी केबल लगाई जाएगी, जो भी मीटर लगेगा, उसमें आर्मर्ड केबल के माध्यम से ही कनेक्शन दिया जा रहा है। तो ये सभी के केबल चेंज किए जाएंगे? सभी के केबल चेंज किए जाएंगे, सभी कंज्यूमर की केबल चेंज होगी, सभी का मीटर चेंज होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिंगल पैसा किसी को नहीं देना है। यदि कोई भी मीटर लगाने वाला कोई पैसा मांगता है तो आप बेझिझक हमारे नंबर पर कॉल करें, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो कुल मिला के कुछ इस तरह की बात नहीं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। ये वो भ्रम फैला रहे हैं जो कुछ पीछे कुछ गलतियाँ करते थे और कुछ उनमें लिप्त थे, और उनको डर रहा है कि हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये सब चीज़ें फैलाई जा रही हैं। यूपी के फर्रुखाबाद के ग्राम वरना खुर्द में पेंशन के लालच में एक बेटे ने अपनी मां को क्रिकेट बैट से बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परिजन घायल महिला को लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पीड़िता राजवती पिछले दिनों अपने पुत्र के साथ विवाद में गंभीर रूप से घायल हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो वहीं डॉक्टर अभय श्रीवास्तव, EMO लोहिया अस्पताल ने घटना की पुष्टि की है। एक वृद्धा जिनका राजवती नाम था, उनको मृत अवस्था में लेकर आए थे। उनकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए गए। सर कुछ एड्रेस वगैरह? उनका एड्रेस था जहानगंज की थी, बाराखुंड का, जहानगंज की थी, फर्रुखाबाद के लिए। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के बदेह गांव में बलिदानी सौरभ तोमर के परिवार से मिलने भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने बलिदानी की स्मृति में भव्य प्रतीक स्मारक बनवाने और परिवार को नौकरी के साथ पेट्रोल पंप देने का आश्वासन दिया। चौधरी अमित सिंह ने जिहादी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने उन किसान नेताओं की भी आलोचना की है जो अंतिम समय में बलिदानी के परिवार का साथ नहीं दे सके। इसी को लेकर गांव वालों ने भाकियों अटल के पदाधिकारियों का धन्यवाद किया और न्याय के लिए समर्थन जताया। हमारे भाई जाट सौरभ नोएडा के सेक्टर 63 या 62 में तैनात थे और दबिश के दौरान जिहादी को जब गिरफ्तार करने पहुंचे तो वहाँ पर
जो और जिहादी एक संगठन बना के बैठे थे, उन्होंने उनके सर में गोली मार के उनकी हत्या कर दी। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं जानता हूं कि मेरे भाई का जो वीर जो ये बलिदान हुआ है, कि देश और राज्य की सेवा के लिए युगों युगों तक याद किया जाएगा। ऐसे वीरों का त्याग, प्राणदान भारत की देश की भूमि को सुहागिन करने का काम करता है। यूपी के मथुरा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां थाना रिफाइनरी अंतर्गत बरारी चौकी मोड़ के पास NH-19 पर हरियाणा से बिहार ले जा रही सफेद स्कॉर्पियो कार से 290 बोतल और 349 हाफ विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों सोनीपत हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं। बरामद शराब की बाजार मूल्य करीब 2.78 रुपए बताया जा रहा है। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 1 जून 2025 को आबकारी विभाग की मुखबरी के आधार पर आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बरारी चौकी मोड़ के पास एक कार से लगभग 40 पेटी यानी 290 बोतल और 349 अद्धे बरामद किए गए हैं। ये समस्त मदिरा हरियाणा राज्य में विक्रय हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा थी और मौके से 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। वो दोनों व्यक्ति इस मदिरा को लेके दरभंगा बिहार को जा रहे थे। आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रकरण में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर और वाहन को सीज कर थाना रिफाइनरी में FIR दर्ज कराई गई है। यूपी के बिजनौर के नहटोर थाना क्षेत्र के ग्राम नवादा चौहान में जमीन कब्जे को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग सुभाष सिंह पर जानलेवा हमला किया, जहां 2 दिन पहले हुई मारपीट के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गौरतलब है कि रविवार को हमलावरों ने घर में घुसकर हथौड़े और सरगे से हमला किया, जिससे बुजुर्ग के हाथ की हड्डी टूट गई और पैर में गंभीर चोटें आई। वहीं बहू ने वीडियो बनाते हुए विरोध किया तो आरोपी मोबाइल छीनने के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करने लगा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने फसल भी नष्ट कर दी। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। सर, हमारे घर तोड़फोड़ करी है सब, उन्होंने बुला के और बहुत लोगों को, और सारे घर में तोड़फोड़ कर दी। मेरे ससुर को मार दिया, हाथ तोड़ दिया इनका, और मेरे साथ भी मारपीट करी है दीक्षित और अंकित ने। और कौन कौन लोग हैं? सर बहुत सारे थे, कुछ एक अंकित था, दीक्षित था, उस दीक्षित के पापा भी थे, कमल सिंह, और भी बहुत सारे लोग थे। थाने में तहरीर दे दी आपने? जी सर, तहरीर दी है, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं करा पुलिस वालों ने, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। सुनवाई नहीं कर रहे आज तो। लोकेश कुमार। लोकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा चौहान। आज थाने आए, क्या पूरा मामला है? सर थाने में कल हमारे साथ मारपीट की थी इन्होंने, कल हमने तहरीर दी, तो आज पे हमारे पे जानलेवा हमला करा उन्होंने, मुझे मारने की धमकी दी। सर मेरे दिवाकर ने मेरे नाम की सवारी भी दी और तमंचे लेकर आए थे सर। उन्होंने हमें पापा जी को हाथ भी तोड़ दिया, पैर में भी रोड मार दी और हमारे जान को माल को खतरा जी। हम कैसे करें? मोबाइल तोड़ दिया मेरा। जमीन का क्या मामला बता रहे थे? सर जमीन का हमारे पेटी जोत दी उन्होंने 5 बीघे, हमारे ताई जी की जमीन है, वो जमीन जोत दी। यूपी के जालौर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देशन में उरई थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय और SOG प्रभारी वरुण कुमार की टीम ने शहर में हुई चोरियों का सफल खुलासा किया, जहां एक अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए 17 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 44,000 नकदी, 315 बोर का तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, LED टीवी और पुराने सिक्के बरामद किए। पुलिस ने चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। विशेष रूप से उरई कोतवाली में बंद घरों में फरवरी से लेकर और मई तक सीरीज में 7-8 चोरियों की घटना हुई। इसको लेकर अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जो पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा इसे शीघ्र वर्कआउट करने का आदेश दिया। वर्कआउट करने के लिए SOG सर्विलांस टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर वरुण चाह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई अरुण कुमार राय के नेतृत्व में 2 टीमें लगाई गई थी। आज इनको सूचना मिली कि एक अभियुक्त जो इन चोरी की घटनाओं को कारित कर रहा है, वो इन घटनाओं के सामान को लेकर कहीं बेचने जाने वाला है।
सूचना पर दोनों टीमों ने उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके पास से उरई क्षेत्र की 7 नकबजनी की घटनाओं के सामान बरामद हुए हैं, जिनमें 173 ग्राम पीली धात, कीमत लगभग 17 लाख रुपए, 340 ग्राम सफ़ेद धात, चोरी गई एक LED टीवी, काफ़ी बड़ी संख्या में चलन से बाहर पुराने सिक्के, चांदी के सिक्के, एक घर से 8 कारतूस की चोरी हुई, तो इसमें से 4 कारतूस, 4 को इसने नहर में फेंकना बताया था, वो नहीं मिले, 4 ही मार तलाश में मिल पाए। बिहार के दरभंगा पुलिस ने ATM बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और उनके कब्जे से 186 ATM कार्ड, 2 बाइक, 4 मोबाइल, 5.29 लाख नगद, 1 घड़ी और ज्वेलरी के डब्बे बरामद हुए। बता दें कि गिरोह वृद्धों और महिलाओं से कार्ड बदलकर फर्जी निकासी कर खरीदारी करता था और शहर में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी सर, क्या कहेंगे? आज खगड़िया शहर थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए, पिछले कुछ महीनों से न सिर्फ दरभंगा जिले में बल्कि हर जगह से एक्टिव रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि ATM फ्रॉड करके और जो स्वैप किया गया ATM होता है, धोखाधड़ी से, फ्रॉडगिरी से, खासकर ऐसे लोगों से जो बुजुर्ग होते हैं, जो वोट टैक्स आदि नहीं होते हैं, ATM कियोस्क में उनके ATM को जो प्रोफेशनल शातिर फ्रॉड्स होते हैं उनके द्वारा अक्सर चालाकी से बदल दिया जाता है। उनकी मदद करने के नाम पर या फिर गिराकर या कभी कभी झपट करने लेकर भाग जाया जाता है और उसके बाद उस ATM से खरीदारी की जाती है, कैश की निकासी की जाती है और जब तक लोग जानते हैं या सही जगह पर सूचित करते हैं तब तक उन्हें आर्थिक हानि हो चुकी होती है। इसी क्रम में दरभंगा जिले में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था हमारे नेतृत्व में। टीम ने काम करते हुए पुराने सारे मामलों को से साक्ष्य संकलित करते हुए टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कल APM थाना क्षेत्र के हाजीपुर नाम की जगह पर एक जगह रेड की गई और उस रेड ने 4 लोग पकड़ाए हैं। उन चारों के पास भारी मात्रा में इस कांड से संबंधित बहुत सारे कांड उन पर दर्ज हैं। उन कांडों से संबंधित साक्ष्य के रूप पर उनके पास से 186 ATM कार्ड और इन ATM से निकासी किए हुए लगभग 5.5 लाख रुपये, 4 मोबाइल, कुछ चार्जर और निकासी के क्रम में ATM स्वैप करके यूज करके कहीं कहीं उन्होंने कुछ मटेरियल चीजें भी खरीदी हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदी है। कर्नाटक के बेलगावी में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। बता दें कि कानूनी विवाद में शामिल 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं एक संदिग्ध को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। आपको बता दें कि बेलगावी शहर के पुलिस आयुक्त भूषण गुलाबराव बोरसे ने मीडिया को यह जानकारी दी कि नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के आरोप में शनिवार को APMC पुलिस स्टेशन में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।